हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो अपलोड किया था उस वीडियो में हमने CMS के C++ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन C++ फंडामेंटल से हो सकता है। आई होप कि आपके लिए वो वीडियो यूज़फुल रहा होगा और आपने उसे लाइक भी किया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग C++ के फंडामेंटल से आगे बढ़ते हुए इफ़ स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, एरे, फंक्शन, क्लास होते हुए डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के अल्टरनेट में कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ के बदले में जो स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम लोग क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से C ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ये ऑपरेटर हमारा यूज़ होगा इफ़ स्टेटमेंट के बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे पास कितने चॉइस अवेलेबल रहता है। तो इफ़ जब हम लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो एक चॉइस हमारे पास इफ़ में रहता है, दूसरा चॉइस हमारा एल्स में रहता है। इफ़ या एल्स में से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करता है। इट मीन्स हमारे पास दो चॉइस अवेलेबल रहता है। तो आंसर इज C। इट मीन्स टू चॉइस हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। द रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन अ कंडीशन टेस्ट इज नोन एज। A set of statements depending upon a condition test is known as रिपीटेशन। स्टेटमेंट का जो रिपीटेशन है वो जो कंडीशन पर डिपेंड करता है वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टेटमेंट तीन टाइप का होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सीक्वेंस का मतलब जब हम लोग एक के बाद एक लाइन जो लिखते जाते हैं अपने कोडिंग में उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जब सीक्वेंस स्टेटमेंट में कंडीशन अगर यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से हमारा सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है कि आइदर इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। दोनों पार्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, या तो इफ़ होगा या तो इल्स होगा। इट मीन्स वहाँ पर हमको सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। इट मीन्स चॉइस आ जाता है, जो अभी हम जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। रिपीटेशन, इट मीन्स वैसा स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट करे प्रोग्राम में, तो उसी रिपीटेशन स्टेटमेंट को ही हम लोग इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इट मीन्स हमारा आंसर होगा C, डैट इज़ इटरेशन। हु चेंज द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल। लूप के वेरिएबल के वैल्यू को कौन चेंज करता है। तो लूप के वैल्यू को जो भी एक्सप्रेशन चेंज करेगा उसको हम लोग कहते हैं अपडेट एक्सप्रेशन कहते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन में चेक किया जाता है कि वैल्यू हमारा ट्रू है या नहीं। वैल्यू एक्सप्रेशन एंड चेंज एक्सप्रेशन करके ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं होता है। दो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है A एंड C में जो हम लूप में यूज़ करते हैं, एक टेस्ट एक्सप्रेशन डैट इज़ कंडीशन, एक अपडेट एक्सप्रेशन जहाँ से लूप नेक्स्ट इटरेशन के लिए मूव करता है। तो हमारा आंसर होगा 4 का A, अपडेट एक्सप्रेशन। व्हाइल लूप इज़ एंट्री कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। फिफ्थ का हमारा आंसर होगा B, डैट इज़ एंट्री। तो एंट्री लूप क्यों कहते हैं कि व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले व्हाइल के कंडीशन को चेक किया जाता है कि कंडीशन हमारा ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू रहता है देन लूप के बॉडी में जो स्टेटमेंट रहता है वो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसलिए इट मीन्स एट द टाइम ऑफ एंट्री कंडीशन हमारा टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन में इन व्हाइल लूप चेक कंडीशन ऑन। व्हाइल लूप में कंडीशन कहाँ पर प्लेस्ड होता है तो व्हाइल के साथ ही टॉप पोजीशन पर ही पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो व्हाइल में हमारा कंडीशन टॉप प्लेस पे रहता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा A, टॉप प्लेस।
नेक्स्ट, डू वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। वाइल के अपोजिट हमारा काम करता है डू वाइल। अपोजिट इन द सेंस कहने का मतलब वाइल में जहाँ कंडीशन पहले चेक होता है, डू वाइल में कंडीशन हमारा लास्ट में चेक होता है। इस कारण से वाइल में हमारा स्टेटमेंट कंडीशन हमारा टॉप में रहता है और डू वाइल में हमारा बॉटम में रहता है। तो 7th का आंसर हो जाएगा हमारा सी, बॉटम। गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल। गो टू स्टेटमेंट नाम से ही क्लियर है, गो टू समवेयर। तो जहाँ भी हम लोग गो टू यूज़ करेंगे और साथ में जो भी लेबल यूज़ करेंगे उस प्लेस पे हमारा कंट्रोल मूव कर जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में वो कहीं पर भी उसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। वो ऊपर भी हो सकता है, गो टू स्टेटमेंट के अबव भी हो सकता है, गो टू स्टेटमेंट के बिलो भी हो सकता है, और एंड ऑफ द प्रोग्राम भी हो सकता है। कहीं पर भी वो मूव कर सकता है। इट मीन्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटी टू एग्जीक्यूट। डू वाइल लूप कितने टाइम्स गारंटी करता है लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। डू वाइल लूप में हमारा कंडीशन बॉटम में चेक होता है। इट मीन्स कंडीशन तक पहुंचने से पहले हमारा लूप का बॉडी एग्जीक्यूट कर चुका होता है। इवन कंडीशन फॉल्स हो फिर भी कंडीशन तक जाने के लिए हमको लूप के बॉडी को लूप का जो बॉडी का स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करना होगा, इसलिए वो एक बार एग्जीक्यूट करता ही करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डैट इज़ 1 टाइम्स डू वाइल लूप गारंटी टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। फॉर लूप से क्वेश्चन है, फॉर लूप इज़ डैश कंट्रोल लूप। फॉर लूप को कौन सा लूप कहते हैं। तो वाइल लूप में भी पहले हमारा कंडीशन चेक होता है, उसी तरह फॉर लूप में भी हमारा कंडीशन पहले चेक होगा। तो फॉर लूप को भी हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप में कंसिडर करते हैं, या इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। विच कीवर्ड इज़ यूज टू कम आउट ऑफ अ लूप ओनली फॉर दैट इटरेशन। कभी कभी क्या होता है, जब हम लूप यूज़ करते हैं तो लूप कंप्लीट होने से पहले हमको बीच में ही किसी एक रिपीटेशन को स्किप करना होता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम और आवर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको स्किप करना चाहते हैं। वैसे कंडीशन में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जब भी लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करेगा तो उस रिपीटेशन के उस टर्म को वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करने के साथ ही बाकी जितने स्टेटमेंट होंगे उसके बिलो में उनको स्किप करते हुए वो नेक्स्ट इटरेशन में मूव कर जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, कंटिन्यू। विच फ्रॉम फॉलोइंग इज़ अ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब भी हम लोग जंप का बात करते हैं, हम लोग जंप अपने चलते समय भी हम लोग जंप करते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी जंप करते हैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस हम लोग स्किप करते हैं। इट मीन्स नॉर्मल स्टेप से हम लोग एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग मूव करते हैं, उसको हम लोग जंप कहते हैं। तो जस्ट वैसे ही प्रोग्राम में भी जो नॉर्मली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक लाइन हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, हम अगर कभी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर हमारे नीड के अकॉर्डिंग या प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ स्टेप्स को स्किप करते हैं उसको हम लोग जंप स्टेटमेंट कहते हैं। तो जंप स्टेटमेंट 3 तरह का हो सकता है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो यहाँ पर ए, बी, सी में ये तीनों का जिक्र किया गया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो इन तीनों को हम लोग जंप स्टेटमेंट कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी, ऑल द अबव। इट मीन्स कंटिन्यू भी जंप स्टेटमेंट है जो सर्टेन स्टेप्स को स्किप करता है डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। वैसे ही ब्रेक भी स्किप करता है, लूप को फर्दर मूव करने नहीं देता है। और रिटर्न फंक्शन से कंट्रोल को वापस कॉलिंग फंक्शन में सेंड करता है। तो सारे के सारे से यूज़ कर हम लोग प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और स्टेप्स को स्किप करने का काम करता है, जंप आउट करने का काम करता है। तो इन सभी को हम लोग जंप स्टेटमेंट कहते हैं। विच टेस्ट कैन नॉट बी हैंडल बाई स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में कौन सा टेस्ट हैंडल नहीं होता है। तो स्विच जो हम लोग इफ़ के तरह ही यूज़ करते हैं, वहाँ भी हमारा स्विच को भी हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट ही कहते हैं, जैसे हम लोग इफ़ को सिलेक्शन स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। इफ़ और स्विच में अंतर क्या होता है, इफ़ के साथ इल्स, इट मीन्स 2 ही चॉइस हमको मिलता है और एक दूसरे का जनरली अपोजिट रहता है। आइदर इफ़ एग्जीक्यूट करता है और इल्स एग्जीक्यूट करता है।
स्विच को हम लोग मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। इट मीन्स यहाँ मोर देन 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है और उसमें से किसी एक को हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जैसा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट हो। तो स्विच में किस पर उसका टेस्ट एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है? विच टेस्ट कैन नॉट बी हैंडल बाई स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट किस टेस्ट को हैंडल नहीं करता है? तो स्विच में जो टेस्ट एक्सप्रेशन रहता है या जो वेरिएबल रहता है उसका रिज़ल्ट या उसमें स्टोर्ड वैल्यू या तो इंट होना चाहिए या तो कैर होना चाहिए। वो फ्लोट वैल्यू पे काम नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी, फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट। एन एरे इज़ अ एरे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट। सिमिलर एलिमेंट इट मीन्स कि सेम टाइप के वैल्यू का, डेटा का या वेरिएबल्स के ग्रुप को जब हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं उसको हम लोग एरे कहते हैं। एन एरे ऑफ एरे इज़ कॉल्ड। एरे का ही ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है जिसको हम लोग एरे ऑफ एरे बोल सकते हैं, उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। ये एरे के टाइप से आता है। एरे का टाइप हमारा अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है। किसी बुक में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन भी होता है। किसी बुक में 2 ही टाइप मिलता है, 1 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। तो एरे ऑफ एरे का जब एरे क्रिएट करेंगे उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। दैट इज आंसर ए, मल्टी डायमेंशनल एरे। विच टाइप ऑफ एलिमेंट एन एरे कैन हैव। एरे के पास किस टाइप का वैल्यू हो सकता है? तो एरे के पास इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। इवन हम लोग जो यूज़र डिफाइंड रियल डेटा टाइप है उसका भी हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रक्चर और क्लास का भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइम। इट मीन्स जितने भी डेटा हम एरे में स्टोर करेंगे सबका टाइप सेम होना चाहिए। वो इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट भी हो सकता है, क्लास ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। इट मीन्स जितना भी एलिमेंट स्टोर किया जाएगा सभी के सभी सेम टाइप का होगा, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि कैरेक्टर का जो सीक्वेंस है अगर लास्ट में अगर नल यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। जब तक नल नहीं है उसको हम लोग कैरेक्टर एरे कहेंगे और जैसे ही नल लगेगा वो कैरेक्टर एरे हमारा स्ट्रिंग कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल। नल से जो टर्मिनेट करेगा कैरेक्टर एरे उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। दैट इज आंसर बी, स्ट्रिंग। अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। वेरिएबल का कलेक्शन है, सेम टाइप का है और कॉमन नेम से हम लोग इंडिकेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग एरे कहेंगे। ये एरे का डिफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे हैविंग एन एलिमेंट। अगर किसी एरे में एन एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स एरे में जब हम बात करते हैं तो इंडेक्स इट मीन्स उसका एड्रेस में जो हम लोग उसका सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो हमारा काउंटिंग 1 से शुरू होता है बट एरे में काउंटिंग 0 से स्टार्ट किया जाता है। जिसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, एरे में वो 0th प्लेस का एलिमेंट रहता है। और जिसको हम लोग सेकंड प्लेस कहते हैं, एरे में वो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट रहता है। इट मीन्स हमारा काउंटिंग 1 से शुरू होता है जो n तक जाता है और एरे का काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। इट मीन्स अगर एरे का साइज़ अगर n है तो लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा, जो सबस्क्रिप्ट होगा, वो क्या होगा? n-1 होगा। दैट इज आंसर बी। C++ कंसिडर स्ट्रिंग एज। C++ में स्ट्रिंग को कैसे कंसिडर कहते हैं? C++ में स्ट्रिंग करके कोई डेटा टाइप नहीं होता है। C++ के बाद जो लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस में डेवलप किया गया है उसमें स्ट्रिंग को एक अलग डेटा टाइप बताया गया है। जैसे जावा में बताया गया है कि स्ट्रिंग एक अलग डेटा टाइप होता है, बट C और C++ में कोई स्ट्रिंग का डेटा टाइप नहीं है। वहाँ पर कैर डेटा टाइप ही है और कैर में ही कैरेक्टर जब हम लोग स्टोर करते हैं और लास्ट में अगर नल यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं।
इट मीन्स अपने आप में वो एक कैरेक्टर एरे ही होता है जिसके लास्ट में नल होता है, तो इस कारण से उसको हम लोग सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर एरे कहेंगे कि वो सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर एरे होता है, लास्ट में नल होता है। अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू इज़ नोन एज फंक्शन। प्रोग्राम का एक सर्टेन पार्ट जिसको हम लोग सब प्रोग्राम बोल रहे हैं और वो भी डेटा पर ही काम करता है और कभी कभी कुछ वैल्यू रिटर्न भी करता है, तो वैसे प्रोग्राम के पार्ट को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अ लार्ज प्रोग्राम मॉड्यूलराइज्ड इनटू सब प्रोग्राम कॉल्ड अगेन फंक्शन, कि लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तो उस छोटे छोटे सब पार्ट को या जो मॉड्यूल्स आएगा उस मॉड्यूल्स को हम लोग फंक्शन कहेंगे। व्हाट डज मॉड्यूलरिटी मीन्स? मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल वर्ड से बना है मॉड्यूलरिटी। इसका मतलब हुआ सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और जो छोटा छोटा जो पार्ट्स डिवाइड होगा उसको हम लोग सब प्रोग्राम या फिर मॉड्यूल्स कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स। अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक इज़ कॉल्ड। जब भी किसी ब्लॉक के अंदर में अगर वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, उस वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहेंगे। इट मीन्स वो वेरिएबल केवल उसी ब्लॉक तक एक्सेसिबल होगा, उसका यूज़ हम लोग उस ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाहर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर उसके बाहर उसका यूज़ करते हैं तो एक एरर आएगा कि दैट वेरिएबल इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डिफिनेशन आर कॉल्ड। जो फंक्शन के डिफाइन करते समय, फंक्शन के डिफिनेशन स्टेज में अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो उसको क्या कहेंगे? तो वैसा वेरिएबल भी हमारा एक फंक्शन ब्लॉक के अंदर में ही आता है, इसलिए उसको भी हम लोग लोकल वेरिएबल ही कहेंगे। वेरिएबल दैट आर लिस्टेड इन फंक्शन कॉल्ड आर कॉल्ड। वैसा वेरिएबल जो फंक्शन कॉल करते समय हम लोग लिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वैसा वेरिएबल जो फंक्शन को कॉल करते समय अगर यूज़ किया जा रहा है, वैसे वेरिएबल को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल वेरिएबल कहते हैं। दैट इज़ आंसर डी। वेरिएबल दैट आर लिस्टेड इन फंक्शन डिफिनेशन आर्गूमेंट। फंक्शन लिखते समय उसके आर्गूमेंट में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। कॉल करते समय जो यूज़ किया जाएगा उसको हम लोग एक्चुअल कहेंगे, और डिफ़ाइन करते समय जो उसके आर्गूमेंट में यूज़ किया गया उसको हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट कहते हैं। दोनों का दोनों सेम भी हो सकता है इन नेम, और दोनों का दोनों अलग अलग भी नाम हो सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि कॉल करते समय करते हैं तो एक्चुअल है, और जब डिफ़ाइन करते समय अगर यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग फॉर्मल कहेंगे। इफ़ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिज़ल्ट, इट्स रिटर्न टाइप बिकम। जब भी फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न अगर नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? फंक्शन को डिफ़ाइन करते समय या डिक्लेयर करते समय सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं। अगर फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न अगर नहीं कर रहा है तो उसका टाइप हो जाता है वॉइड। वॉइड इट मीन्स नथिंग, इट मीन्स कोई वैल्यू उधर से रिटर्न नहीं हो रहा है। अदरवाइज जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा होगा रिटर्न टाइप में हम लोग उस टाइप को मेंशन करते हैं। इट मे बी इंट, कैर और फ्लोट। बट यहाँ पूछा गया है कि अगर रिटर्न नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे? रिटर्न नहीं करेगा तो वहाँ पर हम लोग वॉइड यूज़ करेंगे। दैट इज़ आंसर डी, वॉइड। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड। फंक्शन प्रोटोटाइप को किस नाम से जानते हैं? तो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। दैट इज़ आंसर ए। Default argument can be specified for a function by writing the default value in its prototype। जब फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं उस समय ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा उस समय ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कहते हैं। तो ये जो भी स्टेज ये जो भी वर्क होगा वो फंक्शन प्रोटोटाइप में ही होगा। इट मीन्स फंक्शन डिक्लेयर करते समय ही किया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ डिक्लेरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया, प्रोटोटाइप यूज़ किया गया, तो हमारा आंसर होगा ए, प्रोटोटाइप।
द कॉल्ड फंक्शन क्रिएट इट्स ओन कॉपी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू सेंड टू इट। द कॉल्ड फंक्शन क्रिएट इट्स ओन कॉपी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू सेंड टू इट इज अब क्या कहेंगे इसको, वैसा फंक्शन जो कॉल करते समय वो अपना जो जिस वैल्यू के साथ फंक्शन को कॉल किया गया है उसका एक डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट कर लेता है। वैसे फंक्शन को हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, कि जिस वैल्यू से कॉल किया गया उसका एक फंक्शन का कॉपी क्रिएट कर लेता है और सारा वर्क उसी डुप्लीकेट वैल्यू पे वर्क होता है, उसी कॉपीड वैल्यू पे वर्क होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट 32, द कॉल्ड फंक्शन एक्सेस एंड वर्क विद द ओरिजिनल वैल्यू। इस मेथड ऑफ कॉलिंग में क्या होता है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट नहीं होता है। जिस वैल्यू से फंक्शन कॉल किया जाता है उसी ओरिजिनल वैल्यू पे ही वर्क होता है। जो भी चेंजेस किया जाता है ओरिजिनल वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड। अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, दैट इज बी, रिकर्सिव फंक्शन। वैसा फंक्शन जो खुद अपने आप को कॉल करता है। इट मीन्स फंक्शन के डिफिनेशन में ही वहाँ पर फंक्शन कॉलिंग यूज़ किया जाता है। ऐसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हैं तो कॉलिंग फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में रहता है। यूजुअली हम लोग मेन फंक्शन में टाइप करते हैं कॉलिंग स्टेज और डिक्लेरेशन स्टेज, और मेन के बाहर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये तो होता ही होता है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि जो मेन फंक्शन से कॉल तो किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, बट फंक्शन के डिफिनेशन में ही उसका एक कॉलिंग भी लिखा जाता है, कॉलिंग स्टेज वहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है। इट मीन्स फंक्शन अपने आप को कॉल कर सके, अपने आप को सेल्फ एग्जीक्यूट करवा सके, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। दैट इज आंसर बी। स्ट्रक्चर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ लॉजिकली रिलेटेड एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, और ग्रुप में क्या होगा, वो सेम डेटा टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है। दोनों टाइप के वैल्यू को ये ग्रुप कर सकता है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। एरे और स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है कि एरे में भी क्या होता है, ग्रुप क्रिएट होता है, बट वहाँ पर सेम टाइप का होता है। अगर इंट है तो सारा एलिमेंट इंट ही होगा, कैर है तो सारा एलिमेंट कैर ही होगा, बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। जो भी ग्रुप बनेगा वो सारा का सारा इंट भी हो सकता है और इंट कैर फ्लोट मिलाकर भी हो सकता है। इट मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप का भी ग्रुप को क्रिएट किया जा सकता है बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड, इसका आंसर होगा ए, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्ट यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा। एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इज कॉल्ड, इसके ऑनवर्ड्स हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जो आइडेंटिफिएबल एंटिटी होगा, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन जनरल भी ऑब्जेक्ट वही होता है जिसको हम लोग किसी नाम से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर होता है, कुछ बिहेवियर होता है। तो ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। तो 36 का आंसर होगा ए, ऑब्जेक्ट। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ और रिलेशनशिप को शेयर करता है उसको क्या कहेंगे, तो क्लास कहेंगे। जब भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा वो क्लास के नाम से जाना जाएगा। रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। डेटा और उससे रिलेट करता हुआ जो भी उसका फंक्शनलिटी है, फंक्शन है, मेथड है, उसको हम एक साथ अगर सिंगल एंटिटी में या सिंगल ब्लॉक में उसको अगर रैप कर देते हैं, बांध देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट कर देना, जैसे हम लोगों ने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल में क्या होता है, दो अलग अलग दवा को इनकैप्सुलेट किया जाता है, उसको इनक्लोज किया जाता है, एक साथ बांध दिया गया रहता है, उसको लॉक कर दिया गया रहता है। जस्ट वैसे ही यहाँ पर हम लोग डेटा और फंक्शन को एक साथ उसको इंटरलॉक कर देते हैं, उस चीज़ को हम लोग कैप्सूल की तरह लॉक करते हैं, इसलिए उसको इनकैप्सुलेशन कहेंगे। हाउ स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ डिफर। स्ट्रक्चर और क्लास C++ में डिफर कैसे करता है। लॉजिकली हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर से जो हम लोग काम करते हैं वो सारा का सारा क्लास यूज़ करके भी कर सकते हैं,
और जो क्लास से जो वर्क करते हैं वो सारा हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। दोनों का दोनों लॉजिकली सिमिलर है और दोनों का दोनों यूज़र डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप में आता है। डिफरेंस कहाँ है कि स्ट्रक्चर का जो भी मेंबर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, बट क्लास का जितना भी मेंबर्स होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। इन अ स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। ये यही डिफरेंस है। और भी हम लोग अगर डिफरेंस निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर, तो वहाँ क्या डिफाइन करेंगे। तो ये तो जो हम लोग फर्स्ट इसका जो आंसर है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंस को क्रिएट और एक और पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज द पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट डज द पॉलीमॉर्फिज्म इन OOP मीन्स। OOP यहाँ पर जो लिखा गया उसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म ओप्स में क्या मीन करता है, तो ओप्स में क्या मीन करेगा पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम लोग डिस्कस किए होंगे क्लासेस में। पॉली का मतलब क्या होता है बहुत, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म। तो जो बहुत सारे फॉर्म में वो अपीयर हो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा होगा कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन बनते हैं और सभी का नाम सेम रखा जाता है। इट मीन्स सेम नाम रहते हुए भी फंक्शन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर इज़ ए, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउिंग ओवर राइडिंग ऑफ फंक्शन। इट मीन्स एक ही फंक्शन को ओवरराइड करने का वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम, जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर ही वो कॉन्सेप्ट आता है कि एक ही फंक्शन को हम लोग मल्टीपल टाइम डिफाइन कर सकते हैं और सभी का नाम सेम रहेगा बट उसका आर्गूमेंट्स अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। Which concept allows you to reuse the written code in C++? It means एक बार जो कोड लिख दिया गया उसी कोड को हम लोग दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो और ये भी एक फ़ीचर है C++ का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फ़ीचर है जिसको हम लोग रीयूज़ेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो उस फीचर को क्या कहेंगे, उस फीचर का नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक कोड को हम लोग दोबारा अपने यूज़ में ला सकते हैं। जैसे हम लोग इनहेरिटेंस जो वर्ड बना हुआ है वो बना है इनहेरिडिटी से। इनहेरिडिटी एक बायोलॉजिकल टर्म है जो मीन करता है कि पेरेंट्स के फीचर को हम लोग चाइल्ड में देखने को मिलता है, उसको हम लोग इनहेरिडिटी कहते हैं कि वो इनहेरिट हुआ है, उस फीचर को चाइल्ड ने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। तो वैसे ही एक क्लास अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके फीचर को अगर दूसरे क्लास में बोरो करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जो उसके फीचर को कॉपी कर दूसरा न्यू क्लास में वो पेस्ट कर देता है और आगे इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट विच कॉन्सेप्ट अलाउ यू टू रीयूज़ द रिटन कोड इन द C++, इसका आंसर होगा हमारा ए, दैट इज़ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप में एक मेंबर फंक्शन है बट बाकी मेंबर फंक्शन से थोड़ा वो अलग होता है। अलग कैसे होता है कि इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और साथ ही साथ एक और फीचर क्या है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जनरली हम लोग फंक्शन का जो रिटर्न कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है वहाँ हम लोग वॉइड लिखते हैं, बट कंस्ट्रक्टर ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं करता है लेकिन उसके रिटर्न टाइप हम लोग वॉइड भी नहीं लिखते हैं, नॉट इवन वॉइड। तो इसका आंसर हम देखें तो यहाँ हमें दिखेगा कि कंस्ट्रक्टर आर मेंबर फंक्शन ट्रू, हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास ट्रू, हैव नो रिटर्न टाइप ट्रू। इट मीन्स ए बी सी तीनों सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ एबव। इट मीन्स ऊपर जो भी लिखा हुआ है, जो भी दिया हुआ है, सारा का सारा एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता है, कंस्ट्रक्टर से रिलेट करता है। तो ये सभी आंसर सही होंगे, इसलिए हम लिखेंगे आंसर डी, ऑल द अबव या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है,
तो कंस्ट्रक्टर की तरह ही डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन ही होता है। इसका वर्क क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया रहता है, जो भी मेमोरी का एलोकेशन रहता है, उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में है आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड, ट्रू, हैव नो आर्गूमेंट, ट्रू, इसका भी कोई आर्गूमेंट नहीं होता है। और कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ भी ये तीनों का तीनों सही है जो हमारे डिस्ट्रक्टर से रिलेट करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो जो फंक्शन हम लोग अब तक पढ़े होंगे, फंक्शन के डिफिनेशन में जब इनलाइन वर्ड हम लोग प्रीफिक्स कर देते हैं तो उसको हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के इनलाइन होने से बेनिफिट क्या है कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स प्रोग्राम हमारा फास्ट काम करता है। ये हम लोग थ्योरी में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल हम समझ पाएंगे। यहाँ हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो फटाफट देखते हैं इनलाइन फंक्शन का ऑप्शन में क्या क्या है। तो इनलाइन फंक्शन इज प्रीफिक्स विद द कीवर्ड इनलाइन, ट्रू है। मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास, वैसा मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है, कंपाइलर उसको बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन ही ट्रीट किया जाता है। अगर हम लोग इनलाइन वर्ड कीवर्ड का यूज़ अगर उसके डिफिनेशन से पहले अगर नहीं भी करते हैं तो यूजुअली क्या किया जाता है, फंक्शन जहाँ डिफाइन किया जा रहा है उसके आगे अगर प्रीफिक्स्ड कर देते हैं इनलाइन कीवर्ड तो कंपाइलर उसको इनलाइन ट्रीट करता है। बट क्लास मेंबर फंक्शन को अगर क्लास के अंदर ही डिफाइन किया गया है और इनलाइन कीवर्ड अगर यूज़ नहीं भी किया गया है फिर भी हमारा कंपाइलर उसको इनलाइन ट्रीट करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज आंसर सी। इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड डैश ऑफ एक्स। इट मीन्स एक्स एक क्लास है जो फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, अपने आप में उस फीचर को इनहेरिट कर रहा है, किससे, क्लास वाई से। तो क्लास वाई को हम लोग बोलेंगे पेरेंट क्लास और एक्स को बोलेंगे चाइल्ड क्लास। और पेरेंट क्लास को ही बोला जाता है सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास को सब क्लास। इस तरह से वाई को हम लोग कहेंगे सुपर क्लास, दैट इज आंसर ए, सुपर क्लास। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ अ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन द डिराइव्ड क्लास एज। यहाँ बात किया गया है प्राइवेट इनहेरिटेंस का। जब भी हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस का 3 अलग अलग मोड होता है। कौन कौन सा मोड आएगा, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। इट मीन्स जो विजिबिलिटी लेवल है 3 टाइप का है, उसी 3 अलग अलग मोड में हम लोग डेटा को इनहेरिट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस का अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट जब इनहेरिटेंस किया जाता है तब क्या होता है, पहला इसका जो पॉइंट वो ये आता है कि प्राइवेट डेटा का इनहेरिटेंस नहीं होता है। प्राइवेट डेटा कहीं पर भी कॉपी नहीं होगा, वो इनहेरिट नहीं होगा। इनहेरिट किसका किसका होगा, इनहेरिटेंस किसका किसका पॉसिबल है, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक डेटा, यही 2 का इनहेरिटेंस पॉसिबल है। बट जब डेटा को प्राइवेटली इनहेरिट किया जाएगा तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों का दोनों डेटा डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाकर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, अगर इनहेरिटेंस अगर प्राइवेट है तो प्रोटेक्टेड डेटा कहाँ मूव कर जाएगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा डिराइव में। तो यहाँ से वो कॉपी होगा और जाकर जो इनहेरिट क्लास है उस क्लास में वो प्राइवेट सेक्शन में अपीयर होगा। इट मीन्स इसका आंसर होगा आंसर सी, दैट इज़ प्राइवेट। अगेन उसी तरह एक क्वेश्चन है, इन protected inheritance a public data member of a base class will be treated in the derived class as a protected। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, that is protected। ये दोनों जो क्वेश्चन है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड है। हम लोग रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस देख लेंगे एक बार अच्छी तरह से, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, उससे कुछ क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। फर्स्ट है स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट किसका एग्जाम्पल है, तो ये तीनों का तीनों डेटा स्ट्रक्चर के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो हो जाएगा हमारा आंसर ए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री ग्राफ आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ट्री ग्राफ एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज आंसर बी। हम लोग ध्यान रखेंगे स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट हो जाएगा लीनियर, ट्री एंड ग्राफ हो जाएगा नॉन लीनियर। स्टैक फॉलोज डैश रूल ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट। स्टैक कौन से रूल को फॉलो करता है? द स्टैक जिस रूल को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो एलिमेंट लास्ट में इन किया होगा वही एलिमेंट पहले बाहर आएगा। नेक्स्ट है क्यू फॉलोज डैश रूल फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट। क्यू किस रूल को फॉलो करता है? क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन, कतार। तो ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट जो पहले आया एलिमेंट वो पहले वर्क से बाहर जाएगा, इसको हम बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज आंसर इज बी। व्हेन अ स्टैक इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी एकोमोडेट इज कॉल्ड। जब स्टैक फुल हो चुका है उसमें कोई नया एलिमेंट एकोमोडेट नहीं हो सकता है, वैसे फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। दैट इज आंसर ए। तो वैसा जो कंडीशन आएगा या फिनोमेनन आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो। स्टैक ऑलरेडी फुल हो चुका है। इसी के जस्ट अपोजिट में आता है व्हेन अ स्टैक इज एम्प्टी एंड एलिमेंट डिलीशन इज ट्राइड इज कॉल्ड अंडरफ्लो। इट मीन्स स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है फिर भी उसको डिलीट करने का एलिमेंट डिलीट करने के लिए ट्राई किया जा रहा है, तो वैसा जो कंडीशन आएगा उसको हम लोग अंडरफ्लो कहेंगे। इंसर्शन इन अ स्टैक टर्म्ड एज पुश। किसी भी एलिमेंट को स्टैक में जब इंसर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं, जिसका आंसर होगा 55 का बी, पुश। डिलीशन फ्रॉम अ स्टैक टर्म एज पॉप। जब हम लोग डिलीट करते हैं एलिमेंट को तो उस प्रोसेस को हम लोग पॉप कहते हैं, पॉप ऑपरेशन कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, पॉप। इन अ स्टैक इंसर्शन और डिलीशन इज डन एट द टॉप। द आंसर इज डी, टॉप। स्टैक में सेम इंड से वैल्यू हम लोग इंसर्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं, उस इंड को हम लोग टॉप कहते हैं, टॉप एलिमेंट कहते हैं या टॉप इंड कहा जाता है। उसी इंड से हमारा एलिमेंट इंसर्ट भी होगा, उसी इंड से हमारा एलिमेंट डिलीट भी होगा। इन क्यू इंसर्शन इज डन एट, और स्टैक के अपोजिट में क्यू में दो अलग अलग इंड होता है, इंसर्शन के लिए अलग और डिलीशन के लिए अलग। तो जहाँ से वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग रियर इंड कहते हैं, तो आंसर इज ए। और जहाँ से डिलीट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ नहीं है, बट जहाँ से डिलीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट। नेक्स्ट 59, सॉर्टिंग मीन्स। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग अरेंजिंग डेटा एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जब डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं, जिसका आंसर होगा ए, अरेंजिंग डेटा एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मर्जिंग मीन्स। मर्ज क्या होता है? मर्ज का मतलब दो किसी चीज़ को मर्ज कर देना। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में मर्जिंग क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू वन। तो यही आंसर होगा हमारा, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टू सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ न्यू वन। दो सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर है, उन दोनों को मिलाकर एक नया क्रिएट किया जाएगा, उसको हम लोग मर्जिंग कहेंगे। एंड लास्ट वन इज ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल क्या होता है? तो ट्रेवर्सल जो वर्ड है वो ट्रेवल से बना हुआ है। ट्रेवल का मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं गो थ्रू, जिसके थ्रू जा सके। द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल डेटा एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर में जितने एलिमेंट हैं सभी को जब हम लोग प्रोसेस करेंगे, सभी के थ्रू मूव करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रेवर्सल। उस ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे ट्रेवर्सल। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि ये वीडियो भी आपको लास्ट वीडियो की तरह यूज़फुल होगा और आपके क्विक रिवीजन में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हम लोग C++ और डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं या ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है इसमें है, इसका हम लोग क्विक रिवीजन इजीली कर सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा एंड SQL एंड नेटवर्क, ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ईज़िली हम लोग तक पहुंच सके और हम लोग ईज़िली इस वीडियो के हेल्प से अपना ऑब्जेक्टिव सेक्शन एटलीस्ट कम से कम
अच्छी तरह से रिवाइज कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू।